स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। धौलपुर की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पालीवाल सन्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की है और विभाग की टीम ने घी के 3 नमूने लिए हैं और संदेह के आधार पर 9,898 किलो घी को सीज भी किया है, जब्त कर लिया है। 9,898 किलो की घी को जब्त कर लिया है। गंगापुर सिटी में 324 लीटर घी सीज किया गया है। मारवाड़ की शान सरस फर्म बजाज एंटरप्राइजेस से 3 नमूने लिए गए हैं। तो लगातार शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान फूड सेफ्टी विभाग की तरफ से चल रहा है। इस मुहिम में बड़ी कामयाबी मिल रही है। इसी कड़ी में धौलपुर में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पालीवाल सन्स डेयरी प्राइवेट लिमिटेड पर छापा पड़ा है, कार्रवाई हुई है। विभाग की टीम ने घी के 3 नमूने लिए हैं और संदेह के आधार पर, शक के आधार पर 9,898 किलो को भी 9,898 किलो घी को भी सीज कर लिया है। गंगापुर सिटी में 324 लीटर घी को सीज किया है। मारवाड़ की शान सरस फर्म बजाज एंटरप्राइजेस से ये 3 नमूने लिए। बांग्लादेश के सांसद की हत्या के केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आ रही है। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की हत्या के बाद उनके शव को एक कसाई ने कई टुकड़ों में बांट दिया, कई टुकड़े कर दिए ताकि शव की पहचान छिपाई जा सके, और फिर शव के टुकड़ों को बैग में भरकर ठिकाने लगा दिया। ढाका से कोलकाता आए बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम के साथ क्या हुआ? वो अचानक कहां गायब हो गए? 11 दिन से इस राज से पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन अब जो खबर आई है वो चौंकाने वाली है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार का दावा है कि कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की सुपारी किलिंग की गई है और इसके लिए 5 करोड़ बांग्लादेशी टका में डील की गई थी। डेली स्टार का दावा है कि सांसद अनवरुल अजीम का कोलकाता में अवैध सोने का कारोबार था और इसी को लेकर पार्टनर अख्तरुज्मा से उनकी अनबन हो गई थी। सांसद से बदला लेने के लिए अख्तरुज्मा ने बांग्लादेश से 2 लोगों को कोलकाता भेजा था। इन्होंने किराए के फ्लैट में ही सांसद की हत्या की। इसके बाद शव को टुकड़ों में काट दिया गया, 2 सूटकेसों में भरा गया और फिर निपटाने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को सौंप दिया गया। मामले की जांच कर रही बंगाल पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से क्लू मिला है। कोलकाता पुलिस ने आशंका जताई है कि सांसद की हत्या 13 मई को ही न्यू टाउन के एक फ्लैट में की गई थी। हत्यारों ने मारने के बाद उनके शव को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में सांसद अनवरुल अजीम के साथ 2 लोग न्यू टाउन की बिल्डिंग में जाते हुए नजर आए, मगर वो लौटे नहीं। उनके साथ गए 2 लोग अलग अलग समय पर बैग के साथ बिल्डिंग से बाहर आते दिखे। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं 2 बैगों में सांसद की लाश थी। 20 तारीख को हम लोग को एमईए से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये जो फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया। हत्या में शामिल दोनों लोगों को बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हत्यारों की मदद के आरोप में एक टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ा है। बांग्लादेशी सांसद 12 मई को कोलकाता आए थे। 6 दिन बाद 18 मई को अनवरुल अजीम के एक करीबी गोपाल विश्वास ने कोलकाता में उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। गोपाल विश्वास ने बताया कि बांग्लादेशी सांसद 13 मई की दोपहर उनके घर से निकले थे। उनका एक डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। उन्होंने शाम में डिनर के लिए वापस लौटने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद सांसद से कोई कनेक्ट नहीं हुआ। He was very frequent traveler at Kolkata
And you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the Kolkata's people. Especially he has a very close friend named by Gopal Bishwas. So maybe he came here for treatment or business purposes or any other issues. अब सीआईडी सांसद के शव की तलाश कर रही है, लेकिन इस मामले में आरोप साबित करने में मुश्किल ये है कि हत्या की प्लानिंग करने वाला बिजनेस पार्टनर बांग्लादेश पुलिस की गिरफ्त में है और जिन दो लोगों ने हत्या की वो बिना पासपोर्ट के भारत आए थे और हत्या के बाद वापस चले गए। उन्हें भी बांग्लादेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों को भारत लाए बिना हत्या का आरोप साबित करना आसान नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है भ्रष्ट अधिकारियों की, अब खैर नहीं है। कार्मिक विभाग के आदेश पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बयान दिया है। कहा है कि भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों की कोई भी जगह नहीं है। लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी। सरकार ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की जांच करा रही है। छंटनी कर अधिकारी कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, ये भी कहा गया है कि इनको सिस्टम से बाहर किया जाएगा। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की खैर नहीं है। भजनलाल सरकार नकारा कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देगी। पता लगा रहे हैं कौन अधिकारी भ्रष्ट है या तंत्र को कहीं न कहीं फेल करने में लगा हुआ या निष्क्रिय है या वो काम करना ही नहीं चाहता है। ऐसे हमारे अधिकारियों को पूरी जांच करके पारदर्शिता से जांच करके उनकी स्क्रूटनी करके विभाग वाइज जांच करके उस स्तर पर जांच करने के उपरांत उनको कोई न कोई सेवा से पृथक करने का कानून के अनुसार प्रयास करेंगे और उनसे पहले ही चेतावनी भी देंगे। अगर वो काम कर ले तो ठीक है, और उसके उपरांत ही चेतावनी के उपरांत भी काम नहीं करेंगे तो उनको कहीं न कहीं सेवानिवृत्ति के संबंध में विचार किया जाएगा और इसमें निर्णय लिया जाएगा। पता लगा रहे हैं कौन अधिकारी भ्रष्ट है या तंत्र। और इसके बाद उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। इसी बीच एक केदारनाथ से बड़ी खबर भी सामने आई। यहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। केदारनाथ धाम जाते वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश होने से बच गया। सही है, सही है, सही है। ओहो, हरे राम जी, एकदम दिल घबरा गया। हवा में मंडराता ये हेलीकॉप्टर बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए इस हेलीकॉप्टर में 6 यात्री सवार थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये हवाई सफर उनका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर फाटा से केदारनाथ धाम के लिए जा रहा था। सिरसी हेलीपैड से उड़ान भरी थी, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम के नजदीक पहुंचा तो उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई। पायलट उसे कंट्रोल में करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये मुश्किल होता जा रहा था। हेलीकॉप्टर के रोटर में खराबी आई थी। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 6 यात्रियों की हालत ही खराब हो गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। अब कोई चमत्कार ही उनकी जान बचा सकता था। केदार घाटी का हेलीपैड बेहद नजदीक था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे पहले ही लैंड करने का फैसला लिया, क्योंकि अगर फैसला लेने में देरी होती तो यात्रियों की जान पर भारी पड़ सकता था। हेलीकॉप्टर क्रैश भी हो सकता था, लेकिन पायलट ने हेलीपैड से 100 मीटर पहले ही उसकी सफल लैंडिंग करवा दी। मिट्टी वाली जगह पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया। इसके बाद हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली, भगवान भोलेनाथ का शुक्रिया अदा किया। यात्री जब हेलीकॉप्टर से बाहर उतरे तब उनकी जान में जान आई। 10 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हुई थी। उसके बाद से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। रोज 25,000 से ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ पहुंच रहे हैं। 9 हेलीकॉप्टर कंपनियां श्रद्धालुओं को धाम तक पहुंचा रही हैं। हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी से यात्री मुसीबत में पड़ गए। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेली सेवा पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कि अहमदनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर आई है। यहां नदी में डूब रहे 2 लड़कों को बचाने गई एसडीआरएफ की टीम की नाव अपने आप पलट गई और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। दिल दहलाने वाला वीडियो, लहरों पर सवार होकर आई मौत, जिंदगी बचाने की जानलेवा जंग। ये वीडियो महाराष्ट्र के अहमदनगर का है, जहां नदी में डूबे लड़कों को बचाने के चक्कर में एक ऐसा हादसा हुआ कि लहरों के बीच हाहाकार मच गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन बांध से अचानक छोड़े गए पानी ने लहरों को और खतरनाक बना दिया, जिसके चलते रेस्क्यू बोट पलट गई। एसडीआरएफ की टीम 2 नावों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, लेकिन जो नाव नदी में डूब रहे लड़कों के नजदीक तक पहुंची थी, वही नाव लहरों के शिकंजे में फंस गई। जिसके चलते रेस्क्यू करने पहुंचे एसडीआरएफ के जवान भी डूबने लगे। अचानक हुए इस हादसे की वजह से बैकअप करने के लिए पहुंची टीम भी सकते में आ गई। क्योंकि बांध से अचानक पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से लहरों के फव्वार ने एसडीआरएफ के 3 जवानों को भी फंसा लिया। इस खौफनाक मंजर को देखकर नदी के किनारे खड़े लोगों की जान हलक में आ गई। उन्होंने डूब रहे जवानों को बचाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। काफी देर तक एसडीआरएफ की बैकअप टीम लहरों से जूझती रही, लेकिन नदी में उठ रही लहरें रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार मुश्किल बना रही थी। खबर है कि इस डराने वाले हादसे में एसडीआरएफ के 3 जवानों समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई है। दौसा के पिलोडी से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। एक महिला को ऑनलाइन बच्चा पैदा हुआ, उसे टीके भी लगे। परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो वो हैरान रह गए। अब महिला और उसके परिजनों ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत दी है। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के पिलोडी गांव निवासी प्रियंका मीणा और उनका परिवार इन दिनों परेशान है। कारण उनका एक बच्चा होने के बावजूद सरकारी कागजों में उनके 2 बच्चे दर्शाए जा रहे हैं। परिवार को इसकी जानकारी तब हुई जब बैंक में सर्विस करने वाले प्रियंका के पति कमल मीणा के विभाग के पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में ऑनलाइन डाटा अपडेट हुआ और सर्विस रिकॉर्ड में एक की जगह 2 बच्चे दर्ज दिखाई मिले, जिसके कारण उसके पति को सरकारी दस्तावेजों में दिक्कत आने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि सॉफ्टवेयर में डेटा एंट्री के वक्त जरूर कोई गलती हुई होगी, लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि पिलोडी में कार्यरत एनम हेमलता ने अपने टारगेट पूरा करने के लिए पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में ये एंट्री की। रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका ने जुलाई 2023 में 3 किलो की वजन की बेटी को जन्म दिया है। इतना ही नहीं, इसके जन्म से लेकर 6 माह तक नियम अनुसार टीकों को भी ऑनलाइन दर्ज कराया गया है। हद तब हो गई जब 18 जनवरी 2024 को विभाग ने इस ऑनलाइन व काल्पनिक बच्चे की मौत भी दर्शा दी। अब परिवार दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। हमारी एएनए हेमलता वर्मा के द्वारा 2022 में अपना टारगेट बढ़ाने के लिए फिर से एक बच्ची को जन्म करवा दिया। वहीं अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर एनम
हेमलता वर्मा भी अपनी सफाई पेश करते हुए कहती है कि उनके रिकॉर्ड में इस तरीके की कोई कोताही नहीं बरती गई है। यह गफलत कैसे हुई उसे पता नहीं। प्रेजेंट में उनके पास में एक ही बच्चा है और वो बता रहे कि हमारी ऑनलाइन एंट्री चल रही है, हम उसमें हमारे 2 बच्चे शो हो रहे हैं। हालांकि मैंने ये रिकॉर्ड चेक कर लिया, मेरे आरसीएस रजिस्टर में, डू लिस्ट में मेरे पास में उसकी कोई एंट्री नहीं है, ना तो गर्भवती की, ना बच्चों की, ना टीकाकरण की। डू लिस्ट में भी कोई एंट्री नहीं है, पर वो इस मतलब ये बोल रहे हैं कि वो मेरी गलती से नहीं है और मैंने मेरा पूरा रजिस्टर चेक कर लिया, मेरे पास में कोई एंट्री नहीं है। वहीं पूरे मामले में ब्लॉक सीएमएचओ का कहना है कि डाटा अपडेट के दौरान संतान के संबंध में गलत जानकारी दर्ज होने की शिकायत मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। एक मामला है कि कोई महिला है, उनका ये आरोप है कि हम ना तो गर्भवती हुई ना हमारे कोई बच्चा हुआ, उसके बाद भी ऑनलाइन डेटा एएनएम के द्वारा या आशा सहयोगिनी के द्वारा ऑनलाइन डेटा शो किया गया है, जो कि उन्होंने हमें पत्र लिख के बताया। तो इसके लिए हम इसकी जांच करवाएंगे और नियमानुसार जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। दौसा में महिला के ऑनलाइन बच्चा पैदा होने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और हर कोई चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठा रहा है कि बिना प्रसव के एक महिला कैसे बच्ची को जन्म दे सकती है। इतना ही नहीं, उसके टीकाकरण भी कैसे करवा सकती है। उम्मीद करते हैं कि विभाग इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर अपनी भूल सुधार करेगा, ताकि परिवार को आने वाले वक्त में कोई दिक्कत न हो। न्यूज़ 18 के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आने वाले 3-4 दिनों में भी गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है और बताया है कि अगले 3-4 दिनों में ये जो भीषण गर्मी आप झेल रहे हैं, ये आपको आगे भी 3-4 दिन झेलनी पड़ेगी। कुछ इलाकों में 48 डिग्री सेल्सियस के पार भी तापमान जाएगा। 28 मई के बाद गर्मी से हल्की राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से हाहाकार मचा हुआ है। एक ओर प्रदेश के कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ जानलेवा गर्मी के चलते अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात तो यह है कि सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। भीषण गर्मी से हाहाकार, राहत के नहीं आसार, लू के थपेड़ों से लोग हल्का। अब तक 14 लोगों की गई जान। प्रदेश में आसमान से बरसती आग लोगों की जान लेने पर आमदा है। तपिश और लू के थपेड़ों से लोग बेचैन हैं। जानलेवा गर्मी की कहानी आंकड़ों की जुबानी। बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस, फलौदी में 48.6 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर 47.6 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 47.5 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर 47.4 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 47.3 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू 47 डिग्री सेल्सियस, डूंगरपुर 46.8 डिग्री सेल्सियस, चित्तौड़गढ़ 45.5 डिग्री सेल्सियस। कई शहरों का पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। बाड़मेर 5, जालौर 5, जैसलमेर 1, कोटा 1, पाली 2। जिला स्तर में कल तो 2 पेशेंट आए थे, एक तो ब्रॉड डेड आया था अपने पास और एक अपने पास जो ट्रीटमेंट करके फिर उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम थे तो उसको अपन ने रेफर कर दिया, तो जोधपुर रेफर है। आज टोटल 9 मरीज आ गए, जिसमें 2 ब्रॉड डेड आए और 7 मरीज जिनका ट्रीटमेंट, 2 का तो अभी इमरजेंसी में अभी आए जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 4 अपने एडमिट है और 1 को अपन ने रेफर किया। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अगले 72 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ ही गर्मी और सताएगी। ऐसे में रात और दिन के पारे में 2 डिग्री तक और बढ़ोतरी होगी, यानी प्रदेश में कई जगह पारा 50 डिग्री पार पहुँच सकता है। हालांकि 28 मई के बाद हीट वेव का असर थोड़ा कम जरूर होगा। कहर बरपाती गर्मी को देखते हुए सूबे की भजनलाल सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। तेज धूप और गर्मी के चलते कहीं पानी की किल्लत हो रही है तो कहीं बिजली की सप्लाई प्रभावित हो रही है।
अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और गर्मी के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने के कई तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी समस्याएं बेकाबू हो, उससे पहले भी भजनलाल सरकार ने एहतियात वाले कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए इन महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को जिला स्तर पर हेल्पलाइन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की शिकायतों का तुरंत समाधान किया जा सके। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन आसमान से बरस रही आग से निपटने में शासन प्रशासन को पब्लिक के सपोर्ट की भी जरूरत है। इसीलिए गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन की जारी की गई एडवाइजरी का पालन जरूर कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर में भी लगातार बढ़ रहे तापमान की वजह से पर्यटक परेशान हैं। यही वजह है कि शहर के सभी पर्यटन स्थल दोपहर के वक्त पूरी तरह से वीरान, सुनसान नजर आते हैं। हालांकि शाम होने के साथ ही पर्यटकों की भीड़ पहुंचने लग जाती है। चल रहा है और यही वजह है कि आमजन के साथ साथ पर्यटक भी इस गर्मी से खासे परेशान है। और जो पर्यटन स्थल है वहां पर दोपहर के समय काफी कम भीड़ नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगती है पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस समय हम उदयपुर के पिछोला झील की पहाड़ पर मौजूद हैं और आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार दोपहर का तापमान 42-43 डिग्री से पार जा रहा है। तो ऐसे में ये जो गर्मी है ये झुलसाने वाली गर्मी है, लेकिन धीरे धीरे जब शाम ढलती है तो उसके साथ ही पर्यटन। और इसी के साथ फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट के बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।